नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10 पर। तो ये सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की 5वीं वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो में बना चुका हूँ, उन्हें आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके जीके प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें 81वां प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश की जो स्थापना करी थी वो विजयालय ने की थी, या किसने की थी? विजयालय ने। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर 3 सही होगा। अब इसी में जो विकल्प नंबर 2 देखें, राजराज प्रथम, ये इसी वंश के एक राजा थे जिन्होंने श्रीलंका पर पहली बार विजय प्राप्त की। किसने? राजराज प्रथम ने। कहाँ पे? श्रीलंका पर। श्रीलंका पर पहली बार जो विजय प्राप्त की सर्वप्रथम, वो राजराज ने प्रथम ने प्राप्त की। और इन्हीं ने तंजौर में, कहाँ पर? तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर है, उसका निर्माण भी इन्हीं ने कराया। राजराजेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण भी इन्हीं ने कराया। किसने? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम की क्या विशेषता है, क्या याद रखना है? श्रीलंका पर पहली बार विजय इन्हीं ने प्राप्त की। दूसरा कि तंजौर में जो राजराजेश्वर मंदिर है, जो शिव जी का मंदिर है, उसका निर्माण भी इन्हीं ने कराया। तो देखिए 82वां प्रश्न है, श्रीलंका पर सर्वप्रथम किसने विजय प्राप्त की? तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा, राजराज प्रथम ने। 83वां प्रश्न देखेंगे, राजराजेश्वर के शैव मंदिर यानी कि तंजौर के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर क्या है? राजराज प्रथम। ठीक है। अच्छा, इन दोनों प्रश्नों में देखिए एक है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो इसी वंश के हैं, चोल वंश के। इन्होंने क्या किया था? बंगाल के, कहाँ के? बंगाल के पाल शासक थे। बंगाल के पाल शासक थे महिपाल। कौन? महिपाल। बंगाल के पाल शासक थे महिपाल। इनको युद्ध में पराजित किया। किसको? महिपाल को इन्होंने पराजित किया। देखो अगला प्रश्न है 84वां, बंगाल के पाल शासक महिपाल को, ये महिपाल है, महिपाल नहीं है, महिपाल को किस शासक ने पराजित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रथम। चलिए अब इसके विकल्प देखते हैं। तो 84वां प्रश्न है, बंगाल के पाल शासक महिपाल को किस शासक ने पराजित किया? राजेंद्र प्रथम ने। राजराज प्रथम ने क्या किया? श्रीलंका पर पहली बार विजय प्राप्त की। और जो तंजौर का शिव मंदिर है जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण भी इन्हीं ने कराया। और विजयालय कौन थे? चोल वंश के संस्थापक थे। चोल वंश के संस्थापक थे। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछा है कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने की। किसने की? दंतिदुर्ग ने की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने की। अब हम बात करें, जो कृष्ण प्रथम है वो इसी वंश से संबंधित हैं। इन्होंने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, इसका निर्माण भी इन्हीं ने कराया। किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने कराया। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया? कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा, यानी कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। क्या क्या याद रखना है? दंतिदुर्ग कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। कृष्ण प्रथम ने क्या किया? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया। अब अगले पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न है 87वां प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। ध्यान रखेंगे, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ठीक है, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रवरदाई ने। किसने? चंद्रवरदाई ने। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की थी। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। ठीक है। अब बात आती है तराइन के प्रथम युद्ध की। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी के बीच में। मोहम्मद गौरी के बीच में। तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। फिर दूसरा युद्ध होता है तराइन का 1192 में। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। इस युद्ध में गौरी विजयी होता है और वो दिल्ली पे काबिज हो जाता है। अगर पृथ्वीराज चौहान पहले ही युद्ध में से
जब इसको पराजित किया, इसको बंदी बना के मार देते तो ये कहानी खत्म ना होती और यहाँ पे जो सल्तनत काल जो गौरी के जीतने के बाद यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ वो शायद स्टार्ट ना होता। चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ये गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए दोनों ही युद्ध। ठीक है, अब बात करते हैं परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था राजा भोज। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था राजा भोज। ठीक है, याद रखेंगे इसका आंसर। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज था। अब अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, 712 ईस्वी में किया था इन्होंने पहला। इनके आक्रमण का जो उद्देश्य था, जो भी ये विदेशी आक्रांता आए, चाहे ये अरब आए या और कोई आए, इन सबका एक ही उद्देश्य था, केवल भारत को आके लूटना और यहाँ पे आके अपने धर्म का प्रचार करना। चाहे भले ही वो अंग्रेज आए या ये मोहम्मद कासिम अरब के लोग आए या कहीं के भी लोग आए, इनका मुख्य मकसद था कि यहाँ के आके इनको लूट खसोट करना और यहाँ पे आके अपने धर्म का प्रचार करना। और धर्म प्रचार के इन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए, जैसे बहुत सारे कर लगाए जो इनके जाति के नहीं हुआ करते थे, जो इनके धर्म के मानने वालों को नहीं हुआ करते थे, वगैरह वगैरह अत्याचार किया। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाया। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे, तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे कब? 712 ईस्वी में। ठीक है, कब? 712 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? सोमनाथ मंदिर को किस विदेशी शासक ने लूटा था? किस विदेशी ने लूटा था? सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं हम। तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनी ने। किसने? महमूद गजनी ने। एक बात और, महमूद गजनी से इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। और सबसे ज्यादा जो फेमस इसका जो आक्रमण था, जो प्रसिद्ध हुआ, जो चर्चित रहा, वो था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। इस महमूद गजनी की जो यहाँ आक्रमण करने का मुख्य जो कारण था वो भी क्या था? केवल यहाँ पे आके लूट खसोट करना। क्योंकि पहले जो राजा महाराजा हुए करते थे वो ज्यादातर अपना जो दान था मंदिरों को दिया करते थे, सोने की प्रतिमाएं लगाया करते थे, आभूषण खजाने रहते थे। तो इस देश को सोने की चिड़िया इसी वजह से नहीं कहा था, काफी व्यापार में पहले भारत का बहुत बड़ा हिस्सा था। विश्व के व्यापार में भारत का बहुत बड़ा हिस्सा था। विश्व के व्यापार में भारत का बहुत बड़ा हिस्सा था। यहाँ पे सोने पैसे की कोई कमी नहीं थी। यहाँ से मसाले वगैरह विदेश में जाते थे और उनके बदले सोना चांदी भारत में आया करता था। तो इन लोगों को भी पता था, ये विदेशी आते थे कि अगर कहीं जाना है तो अगर हमें आसानी से लूटना है तो हम मंदिरों पर जाके आक्रमण करें, वहाँ लूट लेंगे। अगर राज्य में जाएंगे तो समस्या होगी, हमें सेना का सामना, मंदिर में इतनी सेना नहीं है, वहाँ जाके हम आसानी से लूटपाट कर सकते हैं और एक जगह इकट्ठा धन हमें मिल सकता है। तो इसने, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। अब देखिए बात आती है सल्तनत काल की, कि सल्तनत काल का प्रारंभ कब हुआ? तो सल्तनत काल का प्रारंभ होता है 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में। 1191 में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम। 1192 में क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो 1206 में क्या था कि जो मोहम्मद गौरी था, अपने जो उसके विजित प्रदेश थे भारत में, जो उसने जीते थे, उनकी देखभाल के लिए मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया। जब 1206 में इसकी मृत्यु हो गई, गुलाम मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इसने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली की गद्दी पे काबिज हो जाता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रकार गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश कहते क्यों? क्योंकि ये जो थे गुलाम थे, किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने ही
गुलाम वंश की स्थापना की। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना की? गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, और 1206 में इस प्रकार सल्तनत काल का प्रारंभ हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। गुलाम वंश क्यों पड़ा? क्योंकि ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। और इसने मोहम्मद गौरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी इसी ने कराया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण कराया? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया, जो पहले एक वैष्णव मंदिर हुआ करता था, जो पहले एक वैष्णव मंदिर हुआ करता था। आप देखेंगे जितने भी विदेशी आक्रांता है, इन्होंने क्या किया कि हमारे जो मंदिर हुआ करते थे, प्रसिद्ध जो फेमस मंदिर हुआ करते थे, उनको तोड़ ताड़ के अपने मस्जिदों का निर्माण इन्होंने करवाया। इन्होंने मस्जिदों का निर्माण कराया, चाहे वो किसी भी काल में आए हों। इनका मुख्य जो उद्देश्य था, भारत को लूटना और अपने धर्म का प्रचार करना था और लोगों को डराना धमकाना था। तो इन्होंने जो वैष्णव मंदिर था उसकी जगह पे यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवा दिया अजमेर में। अब अगला देखिए, अगला हम देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। ठीक है, अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक प्रश्न और आता है, ऐसा कौन सा शासक है जिसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई? पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। तो घोड़े से गिरकर मृत्यु, ये जो था उस समय इसको चौगान कहते थे, चौगान। तो ये चौगान खेल रहा था, जो अभी पोलो जैसा होता है जिसको घोड़े पे खेलते हैं, तो चौगान खिल रहा था तो घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये प्रश्न भी होता है, ऐसा कौन सा शासक है सल्तनत काल का जिसकी चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा याद रखना है, गुलाम वंश का संस्थापना की इसने, और चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। ये हमें इसके बारे में याद रखना है। अब इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ आपका आराम शाह। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह हुआ। ध्यान रखेंगे, इसका जो उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक का, कौन था? आराम शाह हुआ, जो कि केवल 8 महीने तक ही शासन कर सका, जो कि केवल 8 महीने तक ही शासन कर सका। और इस जो आराम शाह था उसकी हत्या किसने कर दी? इल्तुतमिश ने कर दी। किसने कर दी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो था इसने इसकी हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। अच्छा, यह पहला शासक था कौन? अब इल्तुतमिश, यह पहला शासक था इल्तुतमिश, पहला शासक था जिसने खलीफा से सुल्तान पद की, जिसने खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। सुल्तान, ठीक है, तो राइटिंग में समझ में ना आ रहा हो फिर लिख देता हूँ। इल्तुतमिश जो था इसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति, किससे? खलीफा से, खलीफा से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। ठीक है, कुतुबुद्दीन के बाद कौन आया? आराम शाह। आराम शाह 8 महीने तक रहा, इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी, स्वयं गद्दी पर बैठ गया। और ये पहला शासक था जिसने खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे, इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज, ये रुकनुद्दीन फिरोज इसका पुत्र है। इल्तुतमिश का पुत्र कौन है? रुकनुद्दीन फिरोज। ये इसकी गद्दी पर बैठा, लेकिन ये एक अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल में इसकी जो माँ थी, इसकी माँ शाह तुर्कान, इसकी जो माँ थी शाह तुर्कान, उसकी तूती बोलती थी। उसकी उस समय क्या होता था सल्तनत काल में, इसकी माँ की तूती बोलती थी शाह तुर्कान की। तो शाह तुर्कान से जो तुर्क अमीर थे वो नाराज थे, इसके व्यवहार से वो नाराज थे। तो नाराज होकर उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटवा दिया और रजिया सुल्तान को शासन सौंप दिया, रजिया सुल्तान को शासन सौंप दिया।
ठीक है। तो इस प्रकार जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान है वो प्रथम मुस्लिम शासिका बनी जिसने शासन की बागडोर संभाली। ये प्रथम मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। ठीक है, प्रथम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। और इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया। मुसलमान में जो औरतें होती थी, महिलाएं होती, पर्दे में रहती थी, इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और ये पुरुषों की तरह, रजिया सुल्तान कौन? रजिया सुल्तान पुरुषों की तरह है चोगा और कुल्हा। चोगा कहते हैं काबा को और कुल्हा कहते हैं टोपी को। चोगा और कुल्हा, चोगा कहते हैं काबा को, कुल्हा कहते हैं टोपी को, पहनकर राज दरबार में खुले चेहरे से जाने लगी। कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। ध्यान रखिएगा कि इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र बैठा था, रुकनुद्दीन फिरोज बैठा था, लेकिन इसकी माँ जो थी शाह तुर्कान, इसके हस्तक्षेप के कारण तुर्की अमीर नाराज हो गए। उन्होंने रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठाया। इस प्रकार रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका बनी जो गद्दी पर बैठी। इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और चोगा और कुल्हा पहनकर, चोगा यानी काबा को और कुल्हा टोपी को कहते हैं, जानकर खुले मुंह से दरबार में जाने लगी। अब हम बात करते हैं लोह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया। लोह एवं रक्त की नीति की बात करते हैं हम। बात आती है लोह और रक्त की नीति। तो जो बलबन था, इसने लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया। किसने? बलबन ने। ध्यान रखेंगे, बलबन ने लोह एवं रक्त की नीति का पालन, बहुत कठोर नीति अपनाई। जो भी इसके विरोध में बोलता उसको ये मरवा देता था बलबन। ठीक है, अब बात आती है 97वें प्रश्न की। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश की स्थापना जो करी थी वो जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी। अब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसके जो भतीजा था या इसका जो दामाद था, ये भतीजा भी था और इसका दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी, इसने इसकी हत्या कर दी। इसने इसकी 1296 में हत्या कर दी। 1296 में हत्या कर दी और ये दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन के नाम से बैठ गया। अच्छा, ये स्वयं को सिकंदर सानी और कहता था। ये कौन? अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को क्या कहता था? सिकंदर सानी और कहता था। किसको? अपने आप को सिकंदर सानी कहता था। तो सिकंदर सानी की उपाधि से किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? कोई आपसे पूछ ले कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।